केंद्र सरकार ने भले ही 25 मई से घरेलू विमान सेवा शुरू करने का ऐलान किया है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल घरेलू सेवाओं को शुरू करने से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के मुताबिक रेड जोन के एयरपोर्ट को अभी खोलना खतरनाक साबित होगा। यात्रियों की सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग ही काफी नहीं है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक एयरपोर्ट को खोलने के लिए अधिक लोगों को तैनात करना पड़ेगा, जिससे कोरोना के फैलने का खतरा और बढ़ जाएगा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि रेड जोन के हवाई अड्डों को इन हालात में खोलना खतरनाक साबित होगा। यात्रियों का केवल थर्मल स्क्रीनिंग पूरी तरह अपर्याप्त है। अभी रिक्शा, टैक्सी और बसों को इतनी तादाद में चलाना भी असंभव है। साथ ही किसी पॉजिटिव यात्री को रेड जोन में लाकर वहां के खतरे में बढ़ोतरी करना गलत है। ग्रीन जोन से स्वस्थ यात्रियों को रेड जोन में लाकर उनके खतरे को क्यों बढ़ाएं? व्यस्त हवाई अड्डे को कोरोना महामारी में सावधानी के साथ चलाने में अत्यधिक मनुष्य बल की जरूरत पड़ेगी, जिससे अपने आप खतरा भी बढ़ेगा। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 25 मई से शुरू हो रही घरेलू उड़ानों के सिलसिले में नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी के जरिए भूपेश बघेल ने विमान से छत्तीसगढ़ आ रहे लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन करने की इजाजत मांगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने हवाई उड़ानों और यात्रियों से जुड़ी जानकारी भी राज्य के साथ साझा की कि आप इसकी भी जो मांग है उसको पूरी कीजिए। भूपेश बघेल के मुताबिक कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए यात्रियों की जानकारी राज्य से साझा करना बेहद जरूरी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ किया कि 31 मई तक लॉकडाउन के बीच 25 मई से शुरू होने वाली घरेलू उड़ानों को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सोशल मीडिया में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हमारी यही कोशिश है कि अगस्त से पहले ही हम अच्छी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को भी शुरू करने में सक्षम हों। जहां तक एयरलाइन का सवाल है, मैंने ऑलरेडी बोला, यूके में जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए, यूएस जाने के लिए हमारी फ्लाइट्स हैं और ये आने वाले दिनों में हम बढ़ा भी देंगे। और मुझे लगता है कि कोविड के कारण किसी को कठिनाई नहीं होगी। हाँ, देयर हैज बीन डिस्कम्फर्ट, पीपल आर स्ट्रैंडेड, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट द इशू ऑफ वीजा एंड ट्रैवल, दोज बोथ कैन बी एड्रेस्ड एंड दे आर बीइंग एड्रेस्ड बाय द कंसर्न्ड गवर्नमेंट्स। दिल्ली में लॉकडाउन में मिली राहत के बाद कुछ इलाकों में पार्क खोल दिए गए। 2 दिन पहले ही प्रशासन ने कुछ इलाकों में शर्तों के साथ पार्क खोलने के आदेश दिए थे, जिसके बाद राजधानी के दूसरे पार्कों की तरह ही लोधी गार्डन पार्क में भी कुछ लोग टहलते दिखाई दिए। तमाम पार्क हैं दिल्ली के, वो अब खोल दिए गए हैं, लेकिन उसमें कुछ शर्तें रखी गई हैं। लोधी गार्डन में इस वक्त हम मौजूद हैं, ये भी खुला है। पार्क में टहलने के दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा और एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर चलते नजर आए। साथ ही ज्यादातर लोग मास्क भी पहने दिखे। पार्क खुलने पर लोगों ने खुशी जताई। हम 2 महीने तक सैर नहीं कर पा रहे थे, अब यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि प्रशासन ने कुछ इलाकों में पार्क खोलने की इजाजत तो दी थी, लेकिन साथ ही कई शर्तें भी लगा दी, जिसके मुताबिक ये पार्क सुबह 7 से 10 बजे तक, जबकि दोपहर 3:30 से शाम 6:30 बजे तक ही खुलेंगे। पार्क में लोगों को जिम और योग करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही 10 साल से कम उम्र के बच्चों और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को पार्क में जाने की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली वालों को अगले 2 दिन तक भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली में पिछले 2 दिन से लू चलनी शुरू हो गई है और अगले 2 दिनों तक पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिल्ली में कल भी मौसम का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। पालम में तापमान 44.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अगले 2 दिनों तक बारिश की भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है और गर्मी इसी तरह से बनी रहेगी। अब हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे टेम्परेचर और बढ़ेंगे। हो सकता है कि पालम में 46 डिग्री तक पहुंच जाए और सफदरजंग में 45 डिग्री का भी आंकड़ा पार कर जाए अगले 2 या 3 दिनों में, क्योंकि अब जो कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, बारिश की संभावना ना के बराबर है। 27 तारीख तक हमें बिल्कुल भी बारिश की उम्मीद नहीं है। एमपी के होशंगाबाद में क्वारंटीन सेंटर में शादी करवाई गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा गया और काफी कम लोग शादी के समारोह में मौजूद रहे। दूल्हा दुल्हन ने मास्क और दस्ताने पहनकर रस्मों को पूरा किया। हालांकि इस दौरान शादी को सादगी से करने की कोशिश की गई। जानकारी के मुताबिक
शादी की तारीख पहले से तय थी, लेकिन लड़की के क्वारंटीन का समय पूरा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से क्वारंटीन सेंटर में भी शादी कराने का फैसला लिया गया। गुजरात के सूरत में बीती शाम एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के जिलों से भी फायर ब्रिगेड की टीमों को बुलाना पड़ा। फैक्ट्री में लगी आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी। फैक्ट्री में केमिकल होने की वजह से फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आग से उठ रहा धुआं 5 किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रहा था। फिलहाल आग किस वजह से लगी ये अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन इस आग से लाखों का नुकसान हुआ है। सूरत की केमिकल फैक्ट्री जहां पर यह आग लगी, किन वजहों से लगी ये साफ नहीं हुआ, लेकिन आग की उठती लपटें इससे जो निकल रही है वो अगर आप देखेंगे और धुएं को देखेंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक लगी होगी, क्योंकि ये केमिकल फैक्ट्री थी इसलिए आग बहुत तेजी से फैली और इसीलिए आसपास के जिलों से भी फायर ब्रिगेड की टीमों को बुलाया गया। हालांकि ये बताया जा रहा है कि आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। अस्पताल में इलाज करवा रहे कोरोना के मरीजों के लिए यूपी सरकार ने नया फरमान जारी किया। सरकार के नए नियम के मुताबिक कोरोना के मरीज इलाज के दौरान अस्पताल में अपने वार्ड में अपने पास मोबाइल नहीं रख सकेंगे। कोरोना के मरीजों के मोबाइल पास में रखने पर रोक लगा दी गई है। अगर मरीज को अपने परिवार से संपर्क करने की जरूरत पड़ती है तो परिवार से बात करवाने की जिम्मेदारी अस्पताल की होगी। इसके लिए वार्ड इंचार्ज के पास 2 फोन रखे जाएंगे, जिससे जरूरत पड़ने पर मरीजों की बात उनके परिवार वालों से कराई जाएगी। कोरोना वायरस से खुद को बचाने के लिए लोग बहुत सारे उपाय कर रहे हैं, जिसमें मास्क, चश्मे, फेस शील्ड शामिल हैं। ये सारे उपाय तो बड़े लोगों के लिए है। कभी सोचा है कि वो छोटे बच्चे अपना बचाव कैसे करेंगे जो खुद अपने बारे में सोच नहीं सकते? सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें एक पिता ने अपने छोटी बच्ची के लिए कोरोना से बचाने के लिए एक बॉक्स तैयार किया है। क्या है इस वीडियो की सच्चाई? वीडियो देखकर ज्यादा समझ में तो नहीं आ रहा, तो वहां चलिए जहां से ये मैसेज वायरल है। दावा किया जा रहा है कि यह आदमी अपनी बच्ची को कोरोना वायरस से बचाना चाहता है और इसके लिए आदमी ने अपनी बच्ची के लिए एक खास किट बनाई। चीन से अगर कोरोना वायरस फैला है तो इससे बचने के लिए ही चीन में कोशिशें भी सबसे ज्यादा हो रही हैं। अब ये छोटी बच्ची मास्क तो लगा नहीं सकती, ये किट बच्ची को कोरोना से बचाएगी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस किट के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। इसमें एक शख्स अपनी बच्ची को एक बैग जैसी किट में घुमाते हुए दिख रहा है। तो सवाल है कि क्या ये किट बच्ची को कोरोना वायरस से बचा पाएगी? इस किट से वायरस को कैसे रोका जा सकता है? इस बंद किट में बच्ची को सांस कैसे आएगी? पड़ताल के दौरान इस सेफ्टी किट का नाम और दूसरी कई जानकारियां मिली। इस सेफ्टी किट को पॉड कहते हैं और इस पॉड को बनाने वाले का नाम काओ जुंजी। काओ जुंजी चीन के शंघाई शहर में रहते हैं। काओ ने अपनी 2 महीने की बच्ची के लिए अनोखी किट यानी पॉड तैयार की। काओ का बनाया पॉड एक सेफ्टी केबिन जैसा है जिसमें पारदर्शी स्क्रीन लगी है। बच्ची क्या कर रही है उसे कोई दिक्कत तो नहीं, इसे पॉड के बाहर से ही देखा जा सकता है। घर से बाहर निकलने से पहले इस पॉड की चेन बंद कर दी जाती है, लेकिन इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि पॉड में हवा आती रहे, वो भी साफ। इसलिए पॉड में हवा को साफ करने वाला एक फिल्टर भी लगा है। फिल्टर भी हाईटेक है। इसमें एक स्क्रीन लगाई गई है। स्क्रीन बताती है कि बाहर की हवा साफ है भी या नहीं। पॉड में ही बच्ची के लिए ग्लव्स और खास सूट भी बना है और पॉड बंद हो जाने के बाद ये पॉड बच्ची के लिए एक आइसोलेशन बॉक्स की तरह काम करता है। बच्ची बाहर के माहौल से बिल्कुल अलग सुरक्षित रहती है। इस पॉड को बेल्ट की मदद से कोई भी बड़ा कर अपने कंधों पर लटका सकता है, यानी बच्चों को बाहर घुमाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। ये पॉड बच्ची को कोरोना वायरस से तो बचाता ही है, बच्ची को प्रदूषण से भी बचा रहा है।
सेफ्टी पॉड बनाने वाले काऊ को साइंटिफिक फिल्में देखना और वीडियो गेम खेलना काफी पसंद है। अपनी बेटी के लिए पॉड बनाने का आइडिया उन्हें एक वीडियो गेम से ही मिला। डेथ स्ट्रेंडिंग गेम में एक छोटे बच्चे को प्रदूषित हवा से बचाते हुए ले जाना होता है। गेम में जिस तरह के सेफ्टी केबिन की बनावट है, काऊ ने ठीक वैसा ही पॉड डिजाइन किया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के ऐसे मरीज भी हैं जिनमें कोई लक्षण नजर नहीं आते, इसलिए काऊ नहीं चाहते थे कि बच्ची को किसी तरह का कोई खतरा हो। कुछ डॉक्टर्स ने इस पॉड पर सवाल भी उठाए। उनका मानना है कि इस पॉड में बच्ची तक हवा पहुंचने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन सेफ्टी पॉड उनकी बच्ची को पसंद आने लगा है, जिसके बाद काऊ ने इसे अलग अलग साइज में तैयार करने की योजना बनाई है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल हो रही खबर सही पाई गई। मुंबई के दहिसर इलाके में गांव लौटने के लिए जुटी मजदूरों की भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा। मुंबई में फंसे यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के मजदूरों को बसों के जरिए गांव भेजा जाना था, जिसकी जानकारी मिलते ही वहां मजदूरों का हुजूम उमड़ पड़ा और गांव लौटने की जल्दबाजी में मजदूर एक दूसरे से तय दूरी बनाए रखना ही भूल गए। ये मजदूर लाइनों में जरूर खड़े थे, लेकिन एक दूसरे से एकदम चिपके हुए थे, जबकि कई मजदूर जमीन पर बैठे हुए थे और उन्होंने भी एक दूसरे से जरा भी फासला नहीं रखा था। मजदूरों को संभालने के लिए वहां कुछ पुलिस भी मौजूद थी, जो लगातार मजदूरों से शांति और एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की अपील करती दिखी। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के ये सभी मजदूर हैं जिन्हें पहुंचाए जाने की ये पूरी कवायद दिखाई पड़ेगी और जहां तक नजर जाएगी वहां तक केवल भीड़ का रेला ही आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस के लिए मजदूरों के बीच दूरी का पालन करवाना मुश्किल साबित हो रहा था। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद ज्यादातर मजदूर अपने मुंह को मास्क से ढके नजर आए। मजदूरों ने आरोप लगाया कि वो सुबह 4 बजे से लाइनों में लगे हैं, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी उन्हें किसी तरह की मदद का भरोसा नहीं मिला। प्रॉब्लम बता रहे थे, वो बोले उधर जाओ, उधर जाके बोलो, वो बोल रहे उधर जाओ, तुम्हारे जैसे 1760 खड़े, किसको किसका पूछते बैठेंगे। बताया गया कि वहां कई ऐसे मजदूर भी पहुंचे थे जिन्होंने बसों से गांव लौटने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। हालांकि प्रशासन ने अपनी तरफ से मजदूरों के लिए हर संभव मदद किए जाने का दावा किया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जितना जगह जगह पे ये जो चल के जा रहा है उनके लिए गाड़ी रखा है। ब्राजील की आर्थिक राजधानी माने जाने वाले साओ पाउलो में कोरोना से ही हो रही लोगों की मौत के बाद बड़ी संख्या में शवों को दफनाए जाने का वीडियो सामने आया। ड्रोन से बनाए गए वीडियो में बड़ी संख्या में एक साथ खोदकर पहले से तैयार की गई कब्रें भी साफ दिख रही हैं, जबकि वहीं कुछ लोग शवों को दफनाते भी दिख रहे हैं। इस दौरान कुछ ही लोगों को वहां मौजूद रहने की इजाजत है। इस तस्वीर में कोरोना से मरने वालों के परिवार का एक सदस्य सदमे में नजर आया। ताज़ा आंकड़े के मुताबिक 3,35,882 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि कल तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 21,000 को पार कर गई थी। WHO ने पूरे दक्षिण अमेरिका में ब्राजील को कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश करार दिया, जबकि पूरी दुनिया में ब्राजील कोरोना से प्रभावित देशों में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। उधर देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,31,868 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 6,767 मरीज सामने आए, जो 24 घंटे में मरीजों की अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 147 मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना की वजह से हुई मौत का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ा और 3,867 अब ये मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालत महाराष्ट्र में है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 47,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 15,500 के पार पहुंच चुकी। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या में तीसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 13,664 मरीज मिल चुके हैं। दिल्ली चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा करीब 13,000 है और 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 6,742 है।
कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 16 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। वहां ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 3,47,000 के पार पहुंच चुकी है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 3,35,000 के पास पहुंच चुकी है। ब्रिटेन चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,58,000 से भी ज़्यादा है। पांचवें नंबर पर स्पेन है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2,35,290 है। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के कुल मामले 6,000 के पार पहुंच गए हैं। शनिवार को यूपी में कोरोना के 288 और मरीज मिले, जिसके बाद ही कोरोना से जुड़े मामलों की संख्या 6,017 हो गई है। हालांकि इसमें 3,406 लोग ऐसे हैं जो ठीक होकर अस्पताल से घर लौट चुके हैं, जबकि 2,456 लोगों का इलाज चल रहा है। यूपी में कोरोना से अब तक 155 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के शेखपुरा से क्वारंटीन सेंटर में सुविधाओं का जायजा लेने पहुंचे जेडीयू विधायक रणधीर कुमार सोनी का एक वीडियो वायरल हो गया। क्वारंटीन सेंटर पहुंचे विधायक रणधीर कुमार सोनी ने जब नाराज मजदूरों ने उनसे सुविधाओं की कमी और जिले में रोजगार का मुद्दा उठाया, तो उन्होंने उन्हें फटकार लगाते कह दिया कि जिसने तुम्हें पैदा किया उससे रोजगार क्यों नहीं मांगते। बात यहीं पर नहीं रुकी। नाराज मजदूरों ने बिहार सरकार की तरफ से मिल रही सुविधाओं को लेकर भी विधायक पर सवाल दागे। साथ ही कहा कि 2021 में जब चुनाव होंगे तब वो उन्हें वोट देने के लिए बिहार नहीं आएंगे। आपको हम सर फोन किए हैं, समझे? आप क्या बोले? जवाब दिए कि जहाँ है वहीं रहिए। उस समय हमने जवाब दिया कि ठीक 2021 में इलेक्शन आएगा तो हम लोग भी कहेंगे जहाँ है वहीं रहिए। फोन पर आपको बोले हैं। आप 10 साल इस एरिया के विधायक रहे सर, वो रोजगार नहीं दिए तो इस गांव को क्या, इस एरिया को भी रख सकता है 200 से 300 लोग बाहर। बाबूजी तुमको पैदा किए, रोजगार दिए, क्यों नहीं रोजगार दिया है? तुम वोट मांगने के लिए भी आए हैं? वोट नहीं, प्रॉब्लम को सोल्व करना देखिए, प्रॉब्लम की चाहिए कि नेता का काम है रोजगार देना। देश में इस वक्त लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी लगी है। न मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले हैं और न ही मंदिर की कमाई के रास्तों की पूरी तरह उसको खोला गया है। मंदिरों की अर्थव्यवस्था के पोस्टर भी उसमें भी असर दिख रहा है। बावजूद इसके देश की राजधानी दिल्ली से वायरल हुए एक धार्मिक आयोजन के दावे ने सवाल खड़े कर दिए। कोरोना काल में जब धार्मिक आयोजनों और लोगों की भीड़ जुटने पर पाबंदी लगी है, तब दाती महाराज के धार्मिक आयोजन का ये वायरल वीडियो कई सवाल खड़े कर रहा है। शनि मंदिर असोला की ये तस्वीरें उस वक्त वायरल हो रही हैं जब दुनिया के तमाम बड़े मंदिरों के प्रांगण सूने पड़े हैं। इस वीडियो के जरिए दाती महाराज पर आरोप लगाया जा रहा है कि कोरोना काल में उन्होंने न सिर्फ लॉकडाउन का उल्लंघन किया, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा है। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये 22 मई की शाम को शनि जयंती के मौके पर इसे रिकॉर्ड किया गया। वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे इस आयोजन में सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी की गई। यही वजह है कि पुलिस स्टेशन मैदान गढ़ी में दाती महाराज के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है और वीडियो की सच्चाई की जांच शुरू कर दी गई है। दक्षिण दिल्ली के डीसीपी अतुल ठाकुर के मुताबिक इन वीडियो के आधार पर हम जांच करवा रहे हैं। अगर यह वीडियो सही पाया गया तो कार्रवाई हो सकती है। इस वीडियो के सामने आने के बाद दक्षिण दिल्ली के डीएम ने भी डीसीपी साउथ को मामले की जांच और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि खुद दाती महाराज ने जब न्यूज 18 इंडिया की टीम से बात की तो उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखने से भी इनकार कर दिया।
पहले से मेरे ऊपर सीबीआई के एक मामले की जांच चल रही है। मैं मीडिया में अपना पक्ष नहीं रखूंगा। सच सामने आएगा। इस एफआईआर में पुलिस जांच का सामना करूंगा। मेरे ऊपर लगे आरोप एकदम गलत है। दरअसल विवादों और दाती महाराज का नाता नया नहीं है। इससे पहले भी दाती महाराज पर सीबीआई जांच का एक मामला चल रहा है, लेकिन इस बार जो आरोप दाती महाराज पर लगे हैं वो महामारी अधिनियम के उल्लंघन के हैं। वो भी तब जब किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन की प्रशासन और सरकार ने मनाही कर रखी है। देश के तमाम छोटे बड़े मंदिरों के कपाट भी इसी वजह से बंद हैं और इसी वजह से मंदिरों की कमाई भी लगातार घटती जा रही है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से एक परिवार को अपने परिजन का शव 2 किलोमीटर तक ठेले पर ले जाना पड़ा। आरोप है कि अस्पताल में ड्राइवर के ड्यूटी पर नहीं होने का हवाला देते हुए एम्बुलेंस नहीं दी गई। अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर के मुताबिक उन्होंने सीएमओ को मामले की जानकारी भी दी थी, लेकिन उन्होंने भी कोई कदम नहीं उठाया। लिहाजा 5 घंटों तक इंतजार के बाद जब एम्बुलेंस नहीं मिली तो परेशान होकर परिवार के लोग शव को आधी रात को ही ठेले पर ले जाने के लिए मजबूर हो गए। ड्राइवर अवेलेबल नहीं था। ड्राइवर किस समय जबलपुर गया हुआ है, इमरजेंसी कोविड-19 के सैंपल केसेस लेके गया हुआ है। तो सीएमओ सर को इन्फॉर्म कर दिया गया है तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी ड्राइवर अवेलेबल नहीं। अस्पताल प्रबंधन ने पूरा सहयोग किया उनका, ड्राइवर की व्यवस्था करने की कोशिश की। हमने प्राइवेट ड्राइवर की व्यवस्था करने की कोशिश की, लेकिन लॉकडाउन के चलते ड्राइवर अवेलेबल नहीं हो पाया, प्राइवेट ड्राइवर भी अवेलेबल नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में नशे में धुत एक व्यक्ति की पिटाई का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक पुलिस वाला नशे में धुत इस व्यक्ति को डंडे से पीट रहा है। इतना ही नहीं, पिटाई की वजह से ये व्यक्ति जब बेहोश होकर नीचे गिर गया तब भी पुलिस वाला उस पर डंडे बरसा रहा। इसके बाद पुलिस वाला इसे गाड़ी में उठाकर ले जाता दिखा। मामला सामने आने के बाद दोनों पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया गया, साथ ही जांच के आदेश दे दिए गए। जब ये संज्ञान में आया तो पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा उनको दोनों कर्मचारियों को लाइन अटैच कर दिया गया और इसकी जांच एसडीओपी सौंसर श्री एसपी सिंह साहब को सौंपी गई है। जो जांच में पाया जाएगा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। यूपी के जौनपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक दूसरे पर डंडों से हमला करते नजर आए। मारपीट कर रहे लोगों में महिलाएं भी शामिल थीं, जो डंडे और बाल्टी से दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला करती दिखाई दी। इन लोगों के बीच काफी देर तक चली मारपीट की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि जमीन विवाद की वजह से दोनों पक्षों के बीच इससे पहले भी कई बार झड़प हो चुकी है। पीछे जमीन खरीदे हैं, जिसका कागज भी है, वो सब वही विवाद लेकर हमेशा झगड़ा करते रहते। हालांकि बाद में किसी तरह ये हंगामा शांत हो गया, लेकिन इस हंगामे में कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दोनों पक्ष की तरफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अमेरिका से हरियाणा के पंचकुला में लौटे 73 लोगों में 21 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन लोगों को पंचकुला के धर्मशालाओं और होटल में क्वारंटीन किया गया है। ये सभी लोग हाल ही में अमेरिका से लौटे हैं। कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि अभी कुछ लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। इन मरीजों में 16 को अंबाला, 2 को रोहतक और 3 को कैथल उनके गृह जिले भेजा जा रहा है। स्पेशल ट्रेन से सूरत से बिहार लौट रहे मजदूरों ने यूपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर पानी की बोतलों की लूटपाट की। इन मजदूरों ने ट्रेन में पानी नहीं मिलने का आरोप लगाया और जैसे ही ये ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर रुकी, उसमें बैठे लोग दौड़कर प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और वहां रखी पानी की बोतलों की लूटपाट शुरू कर दी। पानी की बोतल लेने के लिए मजदूर इस कदर टूटे कि कई गिरते गिरते बचे। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश भी की, लेकिन मजदूरों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सिर्फ प्लेटफॉर्म पर ही नहीं बल्कि कुछ मजदूर ट्रेन के अंदर भी पानी की बोतलों की छीना झपटी करते दिखे। हालांकि ट्रेन के रवाना होने के बाद प्रशासन ने प्लेटफॉर्म से पानी की बोतलें हटा दी। सारी बोतल सब अंदर करा भी दी गई हैं, तो इसमें अभी ये इस तरीके की वारदात दोबारा नहीं होगी। वहीं बेंगलुरु से बिहार लौट रहे लोगों ने ट्रेन में खाने पीने का इंतजाम न होने का आरोप लगाया और उन्नाव स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर हंगामा किया। आरोप है कि इन यात्रियों ने स्टेशन मास्टर के दफ्तर में तोड़फोड़ भी की।
सेना की 5 कॉलम बंगाल सरकार की मदद के लिए कोलकाता पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल में अम्फन तूफान से हुई तबाही के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राहत और बचाव के काम के लिए सेना की मदद मांगी थी। सेना के जवान कोलकाता पहुंचते ही राहत और बचाव के काम में जुट गए। सेना ने सड़कों पर गिरे पेड़ों को हटाने और बिजली सप्लाई को फिर से शुरू करने का काम शुरू कर दिया। इस बीच बंगाल में अम्फन तूफान से मरने वालों की संख्या 86 हो गई। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, नोएडा के सेक्टर 132 में एक स्कूल की लैब में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी फैल गई है। मौके पर पहुंचकर दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं, लेकिन धुआं जो आप उठता हुआ देखेंगे तस्वीरें में, उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। अमित हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, कैसे लगी ये आग? देखिए अर्पिता, बता दूं, उससे कुछ देर पहले नोएडा के एक निजी स्कूल में अचानक आग लगी। बताया जा रहा है कि जो आग लगी है वो स्कूल की लैब में लगी है। लैब में केमिकल होते हैं। रुक रुक के आग भड़क रही है। आग पे काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके मौजूद हैं, लेकिन केमिकल होने के चलते आग लगातार भड़क रही है। चूंकि लैब के अंदर ऐसे ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जिससे आग तेजी से फैलती है। अब तक आग पे काबू नहीं पाया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो पूरी आग पे काबू पाने में जुटी है। जी अर्पिता। नोएडा सेक्टर 132 में दरअसल एक स्कूल में आग लगी है। ये लैब जहां पर ये आग लगी, आग अभी भड़क रही है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, और दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिश चल रही है। उधर बंगाल में आए तूफान के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अम्फन तूफान से लड़ने की ममता सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। राज्यपाल ने आरोप लगाया कि ममता सरकार ने तूफान से निपटने के लिए केंद्रीय एजेंसियों से मिलकर किसी भी तरह की तैयारी नहीं की, इसलिए ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या किया? Why could they not anticipate? हम कोविड-19 के कॉम्बैट में हैं, जहां पहली हिदायत है घर के अंदर रही है, फिर भी अधिकांश लोग 19 में से पेड़ गिरने की वजह से मारे गए। यूपी के औरैया में क्वारंटीन सेंटर में रह रहे एक लड़के और लड़की ने शादी रचा ली। बताया गया कि दोनों की शादी पहले से तय थी, लेकिन दिल्ली से अपने गांव लौटने के बाद उन्हें एक स्कूल में क्वारंटीन होना पड़ा, जिसके बाद इस जोड़े ने क्वारंटीन सेंटर में ही शादी रचा ली। क्वारंटीन सेंटर में भी इन दोनों की शादी पूरे रस्म रिवाज के साथ हुई, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। शादी में सिर्फ परिवार और करीबी लोग ही शामिल हुए। शादी की रस्मों के दौरान दूल्हा दुल्हन समेत सभी लोग मुंह को कपड़े से ढके दिखाई दिए। दूल्हा दुल्हन की दूर से ही तस्वीरें भी खींची गई। इतना ही नहीं, शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन की कोरोना जांच भी कराई गई, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही पूरे एहतियात के साथ उन्हें एक बंधन में बांध दिया गया। ये दोनों ही क्वारंटाइन किए गए थे स्कूल में, और दोनों में रजामंदी थी परिवारों में, और इनकी आपस में शादी करा दी गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से 30 मई तक कोलकाता और 28 मई तक बागडोगरा एयरपोर्ट से कोई भी उड़ान नहीं शुरू करने को कहा। बंगाल सरकार की तरफ से कहा गया कि अम्फन तूफान के बाद बदले हालात में फिलहाल इन 2 एयरपोर्ट से विमानों को आने जाने की इजाजत न दी जाए। मुंबई में फंसे आंध्र प्रदेश के करीब 1300 मजदूर एक स्पेशल ट्रेन से अपने गांव के लिए रवाना हो गए। लॉकडाउन के बाद ये मजदूर मुंबई में फंस गए थे, जिन्हें बसों से बांद्रा टर्मिनस स्टेशन लाया गया। और ट्रेन में बैठने से पहले इन मजदूरों को खाने पीने के सामान के साथ पानी की बोतलें भी दी गई, ताकि सफर के दौरान उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तक 900 से अधिक गाड़ियां वेस्टर्न रेलवे ने चलाई है, और आज ऐसे ही एक गाड़ी मुंबई के बांद्रा टर्मिनस से लेकर आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जा रही है। प्लेटफॉर्म पर मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा और एक दूसरे से कुछ दूरी पर चलते दिखाई दिए। साथ ही इन मजदूरों को मास्क भी दिए गए, ताकि उन्हें कोरोना के खतरे से बचाया जा सके। अपने गांव लौट रहे ये मजदूर काफी खुश दिखे। हम लोग 2 महीने से ट्राई कर रहे हैं मुंबई से जाने के लिए, बहुत हम लोग नाराज था। स्टेशन पर किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए वहाँ कई पुलिस वाले भी तैनात दिखे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोप में महाराष्ट्र एटीएस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। इस व्यक्ति को मुंबई में चुनाभट्टी इलाके से हिरासत में लिया गया और बाद में यूपी की एसटीएफ की टीम को सौंप दिया गया। 22 मई को लखनऊ पुलिस मुख्यालय के सोशल मीडिया डेस्क पर आरोपी के मोबाइल फोन से योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी का एक मैसेज मिला था, जिसके बाद मोबाइल लोकेशन के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई। आरोपी का नाम कामरान अमीन खान बताया गया, जिसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा।
पश्चिम बंगाल के 24 परगना में बिजली और पानी की सेवाएं बहाल किए जाने की मांग पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अम्फन तूफान की वजह से राज्य के कई इलाकों में बिजली पानी की सप्लाई ठप हो गई है, जिसे दोबारा शुरू करने की मांग के साथ कुछ लोग सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सड़क बंद कर दी, जिससे वहां जाम लग गया। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही वहां पुलिस की कई टीमें पहुंच गई, जिन्हें देखकर प्रदर्शन कर रहे लोग भागने लगे, लेकिन पुलिस उनके पीछे डंडा लेकर दौड़ने लगी। इसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। कई प्रदर्शनकारी वहां से भागकर इधर उधर छुप गए। उन्हें भी पुलिस ने ढूंढकर पकड़ लिया और गाड़ी में बिठाकर ले गई। प्रियंका गांधी ने आज एक ट्वीट करके मजदूरों की मदद कर रहे यूपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तारीफ की। अपने ट्वीट में प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला भी करती दिखी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अजीब बात है कि यूपी सरकार ने इस सेवा कार्य से विचलित होकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जेल में डाल दिया। अलग अलग जिलों में हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगाए गए। परसों 50,000 उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने फेसबुक लाइव पर अपनी एकजुटता दिखाई। कल सभी जिलों में सरकार को ज्ञापन दिया। मुकदमे लगाने वाले शायद ये भूल गए कि ये महात्मा गांधी की पार्टी है। सेवा हमारे मूल में है और डरना हमारी फितरत नहीं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक आश्रम में एक साधु की हत्या का मामला सामने आया। उसी आश्रम में एक और शव मिला, जिसकी पहचान साधु के सहायक के तौर पर की जा रही है। सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि साधु और उसके सहायक की लाशें आश्रम के अलग अलग हिस्सों में मिली हैं। शुरुआती अंदाजा यही है कि शनिवार को आधी रात के बाद किसी वक्त हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस का अंदाजा है कि हत्या की इस वारदात के पीछे चोरी का मकसद हो सकता है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से एक स्पेशल ट्रेन से बिहार लौट रहे मजदूरों ने यूपी के चंदौली में हंगामा कर दिया। इन मजदूरों ने ट्रेन में बद इंतजामी का आरोप लगाया और ट्रेन को रोककर हंगामा शुरू कर दिया। मजदूरों ने रेल पटरियों पर लकड़ी के टुकड़े और पत्थर रखकर वहां से जाने वाली कई दूसरी ट्रेनों को भी रोक दिया। हंगामा कर रहे इन मजदूरों ने बद इंतजामी के लिए बिहार सरकार के खिलाफ भी नाराजगी जताई। मजदूरों के हंगामे की जानकारी मिलने के बाद एक पुलिस वाला वहां पहुंचा और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका मजदूरों पर कोई असर नहीं हुआ। मजदूरों ने ट्रेन में खाना नहीं देने का आरोप लगाया। हम लोग चले जहाँ से वहाँ से हम लोग को बिस्कुट मिला, ठीक है। उसके बाद अब संबलपुर उड़ीसा में नाश्ता दिया है। हंगामे के दौरान मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा और एक दूसरे के नजदीक खड़े होकर हंगामा करते दिखाई दिए। हालांकि ज्यादा मजदूर मास्क और कपड़े से अपना मुंह ढके नजर आए। पिछले 24 घंटे में बीएसएफ में कोरोना पॉजिटिव के 21 नए मामले सामने आए। सभी कोरोना पॉजिटिव जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीएसएफ में अब तक कोरोना के कुल 406 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 286 जवान पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, जबकि 120 जवानों का अब भी इलाज चल रहा है। तो बीएसएफ के 21 और जवान कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और इसी के साथ साथ आपको बता दें बीएसएफ के 286 जवान पूरी तरह से ठीक भी हो चुके हैं। ठीक होकर वो वापस जा चुके हैं। 120 जवानों का अस्पताल में फिलहाल इलाज अभी चल रहा है। यूपी के मुरादाबाद में गोदाम में भीषण आग लग गई। यह गोदाम मुरादाबाद के बुध बाजार इलाके में है। आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और गोदाम में आग बुझाने की कोशिश में जुट गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हालांकि मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन आसपास काफी अफरा तफरी का माहौल उस वक्त हो गया जैसे ही आग की लपटें यहां से निकलती नजर आई। दरअसल एक गोदाम जहां पर ये आग लगी है, उत्तर प्रदेश की घटना। फिलहाल दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। आग बुझाने का काम वहां पर चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में पिंजरा तोड़ संगठन से जुड़ी 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया। इन लड़कियों के नाम नताशा और देवांगना बताया जा रहा है। इसी साल फरवरी में दिल्ली के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर सीएए के खिलाफ अचानक से महिलाओं की भीड़ जुट गई, जिसके बाद वहां पर हिंसा भड़क गई। पुलिस के मुताबिक इस हिंसा में ये दोनों लड़कियां भी शामिल थीं, जिन्हें अब गिरफ्तार किया गया है। आज दोनों लड़कियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों का अपने गांव लौटने का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे ही एक स्पेशल ट्रेन 600 से ज्यादा मजदूरों को लेकर जम्मू से छत्तीसगढ़ के चांपा स्टेशन पहुंची, जहां पहले से मौजूद अधिकारियों ने तालियां बजाकर मजदूरों का स्वागत किया। ट्रेन से एक एक कर सभी लोगों को नीचे उतारा गया। ट्रेन से उतरने के बाद प्लेटफॉर्म पर ही कुछ लोग मजदूरों के सामान को सैनिटाइज करते दिखाई दिए। साथ ही उन्हें प्लेटफॉर्म पर बने गोल घेरों में खड़ा किया गया ताकि उनके बीच जरूरी दूरी बनी रहे, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने उनके शरीर का तापमान मापा और सब कुछ ठीक मिलने के बाद बसों से उनके गांव में बने क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया। उत्तराखंड के श्रीनगर इलाके में जंगलों में भीषण आग लग गई। तेज हवाओं की वजह से ये आग अब तक 5 हेक्टेयर जंगल जला चुकी है। तेज हवाओं और गर्म मौसम की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलें आ रही हैं। इस साल उत्तराखंड के जंगलों में आग की ये घटना पहली घटना है। वन विभाग की तरफ से आग बुझाने की कोशिश जारी है। गुजरात में अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर एक बस में भीषण आग लग गई। बताया गया कि बस का इंजन गर्म हो जाने के बाद अचानक उसमें आग लग गई और कुछ ही देर में बस आग के गोले में तब्दील हो गई। बस की खिड़कियों से भीषण लपटें और धुआं निकलने लगा। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंच गईं और आग बुझाने में जुट गईं, लेकिन तब तक बस काफी हद तक जल चुकी थी। हादसे के वक्त में बस में करीब 25 लोग सवार थे, लेकिन सभी लोगों को वक्त पर बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग पकड़ दिया, काबू नहीं, कोशिश बहुत किया हमने, बाकी सब सही सलामत निकल गए सामान। इस बीच भारी पुलिस फोर्स भी वहां पहुंचाई गई। दमकल कर्मचारी पाइप के जरिए बसों पर पानी की बौछार करते दिखे। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने वाले केमिकल की भी मदद ली। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि इस हादसे में बस पूरी तरह बर्बाद हो गई। पाकिस्तान से आया टिड्डियों का दल राजस्थान होते हुए अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है। टिड्डियों के दल से अब मध्य प्रदेश के हरदा और शिवपुरी में खड़ी फसलों को खतरा पैदा हो गया है। टिड्डी दल यहां पर गांवों और खेतों पर मंडरा रहे हैं। इन टिड्डी दलों के निशाने पर खासतौर पर मूंग, भिंडी और मिर्ची समेत दूसरी हरी सब्जियां हैं। कई गांवों में अब तक ये टिड्डी दल कई एकड़ खेतों को, उनकी फसलों को बर्बाद कर चुकी है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। टिड्डियों का कहर कितना ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ पर इन्हें भगाने का जो प्रयत्न है वो किसान लगातार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फसलों को बर्बाद ये टिड्डी कर रहे हैं और ऐसा कुछ प्लान भी बनाया जा रहा है ताकि ये जो नुकसान है ये इतना बड़ा ना हो। इसके लिए भी कोशिश अब प्रशासन स्तर पर भी की जा रही है।